जैसे कि हमने ये बात करी अभी कि जेनेटिक्स का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है। जब जनरली हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपके परिवार में किसी ब्लड रिलेशनशिप में ये कोई बीमारी आपके रिलेटेड है कि नहीं है। तो क्या आप कुछ ऐसे जीन्स का नाम आप बता सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल पाए गए हों, जिनमें म्यूटेशंस हों और दे आर कॉजिंग हार्ट डिसीजेस? As a particular, there is no gene as such, which these are situated on the gene structure itself. But if there is a heart disease in father and mother, the chances of heart disease are more. But more commonly, it is associated with diabetes. Diabetes can run in family, and diabetes also predisposes to heart disease. So, अगर किसी को डायबिटीज़ भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है, तो उसको रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। और चेकअप करा के लिपिड प्रोफाइल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो ही शुड अटेंड टू द कोलेस्ट्रॉल। वन ऑफ द वेज टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल इज एन एक्टिव लाइफस्टाइल। इफ यू आर एक्टिव, यू अवॉइड सेडेंटरी लाइफ, नॉर्मली योर कोलेस्ट्रॉल्स विल बी गुड। एंड और जैसे मैंने ये एस गिनाया था, एक चीज़ मैं भूल गया था, सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल्स। जहाँ तक आपका कोलेस्ट्रॉल है, HDL अगर हाई है, हाई डेंसिटी लाइपिड्स अगर हाई है और लो डेंसिटी लाइपिड्स कम है तो बहुत अच्छा है जी। हिंदुस्तान में सब लोगों का ट्राइग्लिसराइड थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का तरीका है कि जो भी हम लोगों का त्यौहार होता है, आई मीन ऑल आवर फेस्टिवल्स are full of sweets and full of saturated fats. If we नियंत्रण के साथ करें, कम चीज़ों स्वीट्स कम लें एंड फ्राइड स्टफ़ कम लें तो आवर लाइफ मच बेटर। तो जैसे हम बात करते हैं शुगर की, अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि शुगर और गुड़ या खांड, क्या इनमें की क्वालिटी में कुछ फ़र्क है? इनमें क्या हम एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? Yes, refined sugar is bad. Unrefined sugar not so bad, but as such all this increases the glucose load. जितना आप ग्लूकोज लोड को ज़्यादा करेंगे उतना इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होगा, and then you get into this hyperinsulinism, and hyperinsulinism causes the obesity, the pear-shaped obesity, and more inclination towards diabetes. So ये सब अवॉइड करने के लिए वी शुड अवॉइड स्वीट्स कम्प्लीटली एज फार एज पॉसिबल। बच्चों को शुरू से हम उनका हैबिट डालते हैं। एवरी बर्थडे सेलिब्रेटेड विद केक्स एंड वही टेस्ट ऊपर बड़ा होके वही होता है ना। आई मीन जो बचपन में स्कूल में शुगर से ही पला हुआ है वो ऊपर बड़ा होने के बाद में भी शुगर चाहता है। लाइक if we train ourselves like in Japan, they don't give much sugar, so the children do not crave for sugar. और ये western influence है, chocolates and sugars and candies and all that, इसको avoid करना चाहिए। तो आपके साथ में जो हम जो घी खाते आ रहे हैं ट्रेडिशनली अपने लाइफस्टाइल में, वो भी बहुत ठीक नहीं है खाना? That is a sensitive question. Ghee is not bad as such. It is deep frying which is bad, and deep frying in any of these other oils are also bad. I'm told recently there have been research papers which saying that ghee per se is not bad in limited amounts. ये नहीं कि आप घी में ही सब तलते रहें। सुबह शाम अगर घी वाले पराठे खाएंगे तो दैट इज नॉट गुड। बट among the various oils, today ghee is not so bad provided it is in small quantity, not in huge quantities. जैसे हमने अब जेनेटिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपको जैसे हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अगर पास के रिश्तों में शादियां होती हैं तो ज़्यादा प्रेसिपिटेट आउट होती हैं, तो क्या दिल की बीमारियों के केस में भी सेम है? Yes, very good question. This is called consanguineous marriages. Consanguineous marriages within close relatives, cousins, and there the congenital heart disease, I mean they claim that congenital heart disease is more. As such congenital heart disease जो है, अगर WHO का फिगर देखें तो they quote
8 out of 1,000 live births, approximately 1% of children who are born will be born with heart disease. And heart disease, all the children who are born with heart disease may not survive even the first year of life. Okay. They may die within that. So there are various types of heart disease which have to be attended right at the beginning, right at birth. Okay. So depending on the diagnosis. Right. अभी आजकल तो ये प्रैक्टिस हो गया है, जब बच्चा पैदा होता है तुरंत उसका एको हो जाता है. एको से पता लग जाता है कि उनके हार्ट की बीमारी अगर है तो कितना, हाउ सीरियस इट इज़ एंड हाउ क्विकली वी हैव टू अटेंड टू इट. तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारी सुनने में आती है बच्चों में, कॉन्जेनिटल जो आपने कही, वो दिल में छेद की बीमारी जो है वो सुनने में आती है. इसके अलावा भी और कुछ बीमारियां हैं जो बच्चों में दो किस्म की बीमारियां होती हैं. जी. एक तो ब्लू बेबी बोलते हैं, जिसमें बच्चा जो उसके लिप्स वगैरह देखेंगे तो नीला होगा. एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ सर्कुलेटिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट. जो आपका ब्लड लंग में जाके प्योरीफाई ऑक्सीजनेट होता है, वो अगर लंग्स में नहीं जाके हार्ट में ही घूमता रहता है तो द चाइल्ड इज़ बॉर्न ब्लू. चाइल्ड इज़, देयर आर मेनी कॉजेज फॉर, just like I said, the congenital heart disease, that again can be divided into cyanotic, that is blue, and acyanotic, that is उनमें blueness नहीं होता है. मगर there is load on the heart. Normally there are two halves of the heart, left and right. Right. और इसमें equal volume circulate करता है. Right. अगर इसमें कनेक्शन नहीं हो तो होल होने से कनेक्शन हो जाता है. जो लेफ्ट में ब्लड जाना है उसका portion of the blood goes into the right, the lungs get flooded, and because the lungs get flooded, the child is not able to do proper exercise, हाँपता रहेगा, और they go into heart failure. So they have to be fixed. That hole has to be closed. And that is the, whereas in the other one, the cyanotic heart disease, it's a specific correction that has to be done. Okay. अगर गलत कनेक्शन है तो कनेक्शन को ठीक करना पड़ता है. Correction between left heart and the right heart. In a way, yes. Through the valves. Through the valves, yes. In like for instance, the common blue baby is called tetralogy. Yeah. अब tetralogy में इसका tetralogy इसलिए बोलते हैं, इसमें 4 components होते हैं. And इनमें जो लंग का जो आर्टरी है वो नैरो होता है. वो नैरो होने की वजह से वो राइट साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, और राइट साइड का प्रेशर ज़्यादा होने से वो लेफ़्ट साइड में चला जाता है. इसीलिए चाइल्ड ब्लू हो जाता है. ओके ओके. तो इसके अलावा भी कोई चाइल्ड की डिसीज़ेज़ हैं, हार्ट की डिसीज़ेज़ हैं, ब्लू बेबी हो गया, हमारा छेद वाला हो गया, और कोई भी डिसीज़ है जो बच्चों में कॉमनली मिलती है? हाँ, दी अदर थिंग दैट व्हेन बाय द चाइल्ड ग्रोज अप, गोज़ टू स्कूल, जोड़ों में दर्द हो जाता है, गला खराब हो जाता है, तो मैनी ऑफ दीज पीपल गेट रोमैटिक फीवर. और रोमैटिक फीवर जो नेग्लेक्ट करते हैं तो हार्ट को प्रभावित करता है, एंड देन द हार्ट वाल्व्स गेट डैमेज्ड. तो रोमैटिक फीवर का क्या क्या कनेक्शन है हार्ट के साथ में, और रोमैटिक फीवर का क्या कारण है? रोमैटिक फीवर अकर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. ओके. इन्फेक्शन हो जाता है तो रोमैटिक फीवर हो जाता है. और रोमैटिक फीवर वो जो बॉडी का रिएक्शन होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस को फाइट करने के लिए, उसके वजह से वो हार्ट के वाल्व्स को खराब. इट्स काइंड ऑफ एंटीजन मिमिक्री बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द एंटीजन ऑफ द हार्ट मसल्स, राइट? दैट्स करेक्ट. So that has not to be ignored. It cannot be ignored because the valves, suppose ये सिकुड़ जाता है तो उसको तो आजकल the mitral valve is the most common. उसको तो हम बलून से खोल सकते हैं, and generally that can be done in the cath lab, and that is a very common thing in India. Mitral stenosis बोलते हैं, उसको बलून से खोल सकते हैं. मगर अगर लीकेज हो जाता है तो उसको रिपेयर तो ओपन हार्ट सर्जरी से ही रिपेयर करना पड़ता है. और कई बार जब रिपेयर बहुत देर तक हम स्थगित कर दें तो उसको रिपेयर से वो ठीक नहीं होगा. जैसे टायर को 2-3 बार पंचर लगा सकते हो, उसके बाद में तो रिप्लेस ही करना पड़ता है. सो वी हैव टू रिप्लेस द वाल्व. बट जहाँ तक मैं समझती हूँ रूमेटॉइड फीवर के बारे में, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं बॉडी के अंदर हार्ट मसल्स के खिलाफ में, लेकिन अगर एक बार एंटीबॉडी डेवलप हो गई
तो फिर हम कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, कैसे इसका हम लाइक कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं? नहीं, जनरली इट विल डैमेज द वाल्व इन द स्कूल गोइंग एज. अच्छा. उसके बाद में सो वी सपोज वी कवर देम विथ दैट इज पेनिसिलिन, लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन. उसको पेनिड्योर बोलते हैं, पेनिड्योर 12. So if we give that at regular intervals, at 3 weeks intervals, then you can delay the damage to the valves. There are 4 valves in the heart, या which is the mitral, the tricuspid, aortic and pulmonary. और mitral को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उसके बाद में aortic को प्रभावित करता है. बाकी tricuspid और pulmonary उतने प्रभावित नहीं होते हैं rheumatic fever से. मगर कई बार हमने देखा कि ट्राइकस्पिड भी इन्वॉल्व हो जाता है. पल्मोनरी इज वेरी रेयर. सो यू मीन टू से द एंटीबॉडी लेवल माइट गो डाउन विद टाइम and then the damage to the heart might not be there. Damage to the heart is less. The damage to the heart is maximum in the school going age. School going, college going. उसके बाद में there is no fresh damage. Okay. It is only the ravages of the previous damage.